हेलो दोस्तों। आज हम जीव विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और जिस जो हमारा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है तथा इसमें इसके अंतर को विस्तार से समझाइए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और उसके विभिन्न अंतरों को हम एक एक करके समझेंगे कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा क्या होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका जो है ये इनकी इनमें जो विभिन्नता पाई जाती है वो केंद्र की उपस्थिति के आधार पर पाई जाती है। सबसे बड़ी विभिन्नता क्या है? केंद्र की उपस्थिति के आधार पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द depending upon the nature of nucleus, depending upon the nature of nucleus, nature of nucleus of the nucleus cell, of the nature of the nucleus cells. Cells are of two types. इसको हम लिख लेंगे नोट। सबसे पहले क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ न्यूक्लियस सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। केंद्र की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो एक तरफ हम लिख लेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और एक तरफ हम लिख लेंगे यूकैरियोटिक सेल। एक तरफ लिख लेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल और एक तरफ लिख लेंगे हम यूकैरियोटिक सेल। बीच में हम लाइन खींच लेंगे और एक एक अंतर को इसके हम समझेंगे। तो सबसे पहला प्रोकैरियोटिक, जो प्रो का मतलब होता है, प्रो का मतलब प्राचीन, प्राथमिक और पहले या बिफोर। तो प्रोकैरियोटिक शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रोकैरियोटिक शब्द किससे बना है? ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक जिस होता है प्रो और दूसरा होता है कैरियन। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव या प्राथमिक, प्रिमिटिव या प्राथमिक या प्राचीन भी कह सकते हैं। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। ऐसी कोशिकाएं जहां पर प्राचीन केंद्रक पाया जाता है। और दूसरा है हमारा यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है, यू भी हमारा दो शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है यू का मतलब ट्रू, ट्रू या गुड या सत्य। और कैरियन, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस या केंद्रक, न्यूक्लियस या केंद्रक। तो ऐसी कोशिकाएं जहां पर ट्रू या गुड या सत्य केंद्रक पाया जाता है और ये ऐसी कोशिकाएं हैं जहां पर प्राचीन या प्रिमिटिव टाइप का केंद्रक पाया जाता है। तो सबसे पहले हमारा एक पॉइंट है कि इस प्रकार की कोशिकाओं में इंसिपिएंट या प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, जिससे जिसे हम झूठा केंद्रक या जीनोफोर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट लिखेंगे कि इस टाइप की सेल्स में प्राचीन या प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसे हम स्यूडो न्यूक्लियस या जीनोफोर भी
कहते हैं, जिसे हम स्यूडोन्यूक्लियस या जीनोफोर भी कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें है इस टाइप की सेल्स में, इस टाइप की सेल्स में ट्रू या सत्य, ट्रू या सत्य न्यूक्लियस पाया जाता है, ट्रू या सत्य न्यूक्लियस पाया जाता है। दूसरा क्या है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियोलस नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नंबर 2, प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब केंद्रक जो होता है उसमें केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, केंद्र का, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियोलस नहीं पाई जाती है। और इसमें क्या है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये कौन सी है, ये ट्रू केंद्र, ये सत्य केंद्रक वाली कोशिकाएं हैं, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस पाई जाती है। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमारा अगला पॉइंट क्या है कि इसमें प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के रूप में होता है। जैसे हम आपको बताते हैं कि ये जैसे ये एक कोशिका है, उसके बीच में एक केंद्रक है, तो जो केंद्रक के बीच में जीव द्रव्य पाया जाता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और केंद्रक तथा कोशिका कला के बीच में, केंद्रक कला तथा कोशिका कला के बीच में जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसमें झूठा केंद्रक पाया जाता है, तो इसमें केंद्र जो साइटोप्लाज्म होता है वो विभाजित नहीं होता है, इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो विभाजित नहीं होता है। तो इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें इसमें प्रोटो, इसमें प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के रूप में पाया जाता है, इसमें प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के रूप में पाया जाता है। और इसमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियोप्लाज्म तथा न्यूक्लियोप्लाज्म में विभाजित विभाजित रहता है। अगला हमारा पॉइंट क्या है प्रोकैरियोटिक सेल में कि मेम्ब्रेन बाउंड। और अच्छा एक बात हम और जानेंगे कि प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, प्रोटोप्लाज्म को इसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, इसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, जिसकी खोज, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, प्रोटोप्लाज्म की खोज जे ई
पुरकिंजे ने, किसने की थी? जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 में, जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 में की थी। किसने की थी? जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 में की थी। और हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगला पॉइंट जो है 4 नंबर, अगला पॉइंट क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः प्रद्रव्य जालिका, या ईआर, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक 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 रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी कोशिकांग जो होते हैं ये सब एब्सेंट होते हैं, ये सब नहीं पाए जाते हैं। और इसमें सभी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। जो सभी कोशिकांग होते हैं इसमें सभी झिल्ली रहित कोशिकांग पाए जाते हैं और इसमें झिल्ली रहित कोशिकांग एब्सेंट होते हैं। फिर इसमें है अगला पॉइंट 5 नंबर, साइटोप्लाज्म में 70 टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म या जीवद्रव्य में 70 टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसमें यूकेरियोटिक कोशिका में अगला पॉइंट क्या है? 5 नंबर, साइटोप्लाज्म, यूकेरियोटिक सेल में अगला पॉइंट क्या है कि इसमें 70 तथा 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें 70 तथा 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अच्छा, 70 जो राइबोसोम होते हैं वो 2 उप इकाइयों से मिलकर बनते हैं। जो 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं यह 2 उप इकाइयों या सब यूनिट्स, उप इकाइयों से मिलकर बनते हैं, जिसमें एक बड़ी उप इकाई जैसे 50S,
तथा एक छोटी उपइकाई जिसे तीसेस कहते हैं। और इसमें 80S जो राइबोसोम होते हैं यह भी दो उप इकाइयों से मिलकर बनते हैं, दो उप इकाइयों मिलकर बनते हैं, जिसमें बड़ी उप इकाई 60S तथा छोटी उप इकाई 40S होती है। तो दोस्तों आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, और आप लिख लीजिए, उसके आगे हम बताते हैं फिर। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और एक एक पॉइंट करके हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसको कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ न्यूक्लियस सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। केंद्र के उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक में सबसे पहला हमारा जो टर्म है ग्रीक भाषा से प्रोकैरियोटिक शब्द लिया गया है, जिसका प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या प्राचीन, और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। कैरियन का मतलब केंद्रक। उसी प्रकार यूकैरियोटिक ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। यू का मतलब ट्रू या सत्य, गुड, और कैरियन का मतलब केंद्रक। प्रोकैरियोटिक सेल में इस टाइप की कोशिका में प्रिमिटिव या प्राचीन टाइप का न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है, जिसे हम स्यूडो न्यूक्लियस झूठा केंद्रक या जीनोफोर भी कहते हैं। और इस टाइप की कोशिका में ट्रू या सत्य न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मतलब केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली, एंड न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका, क्या कहेंगे, केंद्रिका, केंद्रिका नहीं पाई जाती है। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक कला और केंद्रिका पाई जाती है। 3 नंबर इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में है, इसमें प्रोटोप्लाज्म, जो कोशिका के बीच में द्रव जो भरा होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सिर्फ साइटोप्लाज्म के रूप में पाया जाता है, और इसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। इसकी खोज J.E. पुरकिंजे ने 1839 में की थी। और यूकैरियोटिक कोशिका में जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियोप्लाज्म में विभाजित रहता है। और इसमें 4 नंबर पॉइंट है प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड कोशिकांग, जितने कोशिका के अंदर सारे कोशिकांग होते हैं वो नहीं पाई जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसमें किस प्रकार के राइबोसोम, 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। अंतः प्रद्रव्य जालिका ये सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें अगला पॉइंट है 5 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में साइटोप्लाज्म में 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और 70 इस प्रकार के राइबोसोम जो होते हैं 50S तथा 30S दो उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। और इसमें 70S तथा 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और 60S जो 80S राइबोसोम दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, 60S तथा 40S। और इसमें जो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। अब हम दोस्तों अगला पॉइंट देखेंगे इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में। पांच पॉइंट हो गए थे हमारे। अगला हमारा छठा पॉइंट क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल साइक्लोसिस। क्या है, सेल साइक्लोसिस, जिसे हम जीव द्रव्य भ्रमण या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं। सेल साइक्लोसिस जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल साइक्लोसिस नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल साइक्लोसिस नहीं
पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? इसका कारण यह है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं वो आकार में छोटी होती हैं, 0.1 से 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर की होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर की होती है, जिससे इसके इतने छोटे आकार होने के कारण पोषक तत्वों और अणुओं का आदान प्रदान सिंपल डिफ्यूजन द्वारा हो जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल छोटे प्रोकैरियोटिक सेल का आकार 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर 5.0 माइक्रोमीटर फिर लिखेंगे छोटे होने के कारण इसमें सिंपल इसमें पोषक तत्वों इसमें पोषक इसमें पोषक तत्वों और अणुओं का और अणुओं का आदान प्रदान अणुओं का आदान प्रदान सिंपल डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन या सामान्य विसरण क्या कहेंगे? सामान्य सामान्य विसरण द्वारा हो जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के छोटे होने के कारण इसमें जो अणुओं का आदान प्रदान होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा हो जाता है, इसलिए इसमें सेल साइक्लोसिस नहीं पाई जाती है। और इसमें सेल साइक्लोसिस होती है। इसमें 6 नंबर पॉइंट क्या है? सेल साइक्लोसिस पाई जाती है। तो हम इसमें लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल का आकार 10 से 100 या 100 माइक्रोमीटर बड़ा होने के कारण पोषक तत्वों व अणुओं का आदान प्रदान सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा नहीं होता है, इसलिए इसमें एक्टिव सेल साइक्लोसिस पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होने के कारण इसमें पोषक तत्वों और अणुओं का आदान प्रदान सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा नहीं होता है, इसलिए इसमें एक्टिव सेल साइक्लोसिस
पाई जाती है। फिर अगला 7 नंबर पॉइंट हमारा क्या है प्रोकैरियोटिक सेल में, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड यह एक छोटा सर्कुलर, क्या लिखेंगे, यह एक छोटा सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, तो हम इसको लिख सकते हैं DS या डबल स्टैंडर्ड। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है जो क्रोमोसोम से अलग रहता है, जो क्रोमोसोम से अलग रहता है। तो हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। और यूकैरियोटिक में 7 नंबर पॉइंट क्या है प्लाज्मिड की? अगर यूकैरियोटिक में प्लाज्मिड की बात करें तो यूकैरियोट्स में, इसमें हम लिखेंगे यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है। यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है। उसके बाद हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे। 8 नंबर पॉइंट प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, क्या लिखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होने के कारण रेस्पिरेशन मीजोसोम्स में होता है। मीजोसोम क्या है? मीजोसोम का निर्माण लिखेंगे मीजोसोम्स का निर्माण, मीजोसोम्स का निर्माण प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, क्या लिखेंगे हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीजोसोम्स का निर्माण प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर मुड़ जाने से होता है, मुड़ जाने से होता है, जिसमें सभी रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं। तो होती है मीजोसोम में प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन होता है और इसका निर्माण प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर मुड़ जाने से होता है और इसमें रेस्पिरेशन के सभी एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें क्या है? इसमें रेस्पिरेशन कहाँ होता है? इसमें अगर हम रेस्पिरेशन
या श्वसन की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यूकैरियोटिक सेल में रिस्पायरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे एनर्जी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है? इससे एनर्जी का निर्माण होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल, क्या कहेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में रिस्पायरेशन कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे एनर्जी का निर्माण होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो सबसे 6 नंबर क्या है? सेल साइक्लोसिस। सेल साइक्लोसिस प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल का आकार 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर छोटे होने के कारण, क्या कहेंगे? छोटे होने के कारण इसमें पोषक तत्वों और अणुओं का आदान प्रदान सिंपल डिफ्यूजन या सामान्य विसरण, क्या कहेंगे? सामान्य विसरण द्वारा हो जाता है। और इसमें सेल साइक्लोसिस, यूकैरियोटिक सेल में सेल साइक्लोसिस पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल का आकार 10 से 100 माइक्रोमीटर बड़ा होने, 10 से 100 माइक्रोमीटर मतलब यूकैरियोटिक कोशिका बड़ी होने के कारण पोषक तत्वों व अणुओं का आदान प्रदान सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा नहीं होता है। इसलिए इसमें एक्टिव सेल साइक्लोसिस पाई जाती है। उसके बाद है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड यह क्या है? यह छोटा सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जो क्रोमोसोम से अलग रहता है। इसमें प्लाज्मिड, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, और हाँ, प्लाज्मिड को और क्या कह सकते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होने के कारण प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होने के कारण रेस्पिरेशन कहाँ होता है? मीजोसोम में होता है। और मीजोसोम का निर्माण कैसे होता है? मीजोसोम का निर्माण प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर मुड़ जाने से होता है, जिसमें रिस्पायरेटरी एंजाइम या रिस्पायरेशन के सभी एंजाइम पाए जाते हैं। और अगर इसमें रिस्पायरेशन की बात करें यूकैरियोटिक सेल में, तो रिस्पायरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इससे एनर्जी का निर्माण होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, फिर हम आगे बताते हैं। फिर अगला हमारा 9 नंबर पॉइंट है सेल डिवीजन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमारा 9 नंबर क्या है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। इसमें सेल डिवीजन जो होता है एमाइटोसिस द्वारा होता है। क्या लिखेंगे?
इसमें सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन कैसे होता है? ए माइटोसिस, या इसे हम कह सकते हैं आसूत्री। क्या कह सकते हैं? आसूत्री। ए माइटोसिस द्वारा होता है। इसमें सेल डिवीजन कैसे होता है? ए माइटोसिस द्वारा होता है। अतः सेल स्वयं दो भागों में बट जाती है। अतः सेल स्वयं दो भागों में बट जाती है। और अगर हम इसमें सेल डिवीजन की बात करेंगे, यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन, तो इसमें सेल डिवीजन जो होता है माइटोसिस एवं मियोसिस, माइटोसिस एवं मियोसिस। माइटोसिस मतलब समसूत्री और मियोसिस अर्धसूत्री। अर्धसूत्री द्वारा होता है। अतः कोशिका में, अतः कोशिका की, अतः कोशिका की लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड तथा, हैप्लॉइड मतलब एन, तथा डिप्लॉयड या 2n दोनों अवस्थाएं आती है। तथा कोशिका में हैप्लॉइड तथा डिप्लॉयड दोनों अवस्थाएं आती हैं। फिर अगले हम पॉइंट की प्रोकैरियोटिक सेल में बात करेंगे 10 नंबर की। तो क्या है? फ्लैजिला। अगला क्या है? फ्लैजिला। इसमें फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक सेल में, इसमें फ्लैजिला फ्लैजिलीन, किस प्रोटीन का? फ्लैजिलीन, फ्लैजिलीन प्रोटीन का बना होता है। और यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला की बात करेंगे, किसकी? फ्लैजिला की। तो इसमें फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन, किस प्रोटीन का? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। फ्लैजिला काहे का बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद हम अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करेंगे। अमाउंट ऑफ डीएनए, इस तो प्रोकैरियोटिक सेल में इसकी पूरी लाइफ, इसकी पूरी लाइफ साइकिल में डीएनए समान बना रहता है। इसकी पूरी लाइफ साइकिल में डीएनए समान बना रहता है। फिर इसमें हम
अगर अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करेंगे तो इसकी लाइफ साइकिल में, इसकी लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड मतलब 2n तथा हैप्लॉयड मतलब n, दोनों अवस्थाओं का अल्टरनेशन होता है। इसमें इसकी लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड, एक अवस्था डिप्लॉयड तथा हैप्लॉयड, दोनों अवस्थाओं का अल्टरनेशन होता रहता है, मतलब एकांतरण होता रहता है। फिर 12 नंबर क्या है हमारा, कैप्सूल। अगर हम कैप्सूल की बात करेंगे तो इसमें हो सकता है, किसमें कैप्सूल हो सकता है, प्रोकैरियोटिक सेल में, और इसमें कैप्सूल नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल में कैप्सूल नहीं होता है। तो उसके बाद हम देखेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है, इसमें सेल डिवीजन एमाइटोसिस आसूत्री द्वारा होता है, अतः सेल स्वयं दो भागों में बट जाती है। और इसमें सेल डिवीजन कैसे होता है, माइटोसिस एवं मियोसिस द्वारा होता है। अतः कोशिका की लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड तथा डिप्लॉयड दोनों अवस्थाएं आती हैं। उसके बाद 10 नंबर है फ्लैजिला। इसमें फ्लैजिला फ्लैजिलिन नामक फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, और इसमें फ्लैजिला ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करेंगे तो इसकी पूरी लाइफ साइकिल में डीएनए समान बना रहता है, और इसकी लाइफ साइकिल में डीएनए इसकी लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड मतलब 2n तथा हैप्लॉयड n दोनों अवस्थाओं का अल्टरनेशन होता रहता है। फिर कैप्सूल की बात करेंगे तो इसमें कैप्सूल हो सकता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल में कैप्सूल नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में कैप्सूल पाया जाता है। तो आपको हमने बताया कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में बहुत सारे हमने आपको अंतर बताए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।